सत्ता की गलियारे में आपका स्वागत है। हमारे साथ है राज्यसभा से सांसद और बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा। आप पुणे से आते हैं जी। कलमाडी साहब भी पुणे से आते हैं। कलमाडी साहब की बताया जा रहा है याददाश्त गायब हो गई है, कुछ बीमारी हो गई उनको, MRI से स्कैन किया जा रहा है, कैसे खुलासा होगा? ये तो देश के साथ भी मुझे लगता है इससे बड़ा ज़्यादा धोखा कुछ नहीं हो सकता अगर ये उनकी दलील है, क्योंकि फिर उनको साबित करना पड़ेगा कि 7 साल से ये उनको बीमारी थी और 7 साल फिर पुणे के वोटर से भी झूठ बोले और देश के साथ झूठ बोले, फिर ये सब पद लेना नहीं चाहता, चुनाव नहीं लड़ना था। लेकिन वो क्या किया है वो अब कोर्ट ही में मुझे लगता है सच्चाई सब सामने आएगी। मुद्दा है कि पुणे के लोग जानते हैं कि किसने करप्शन को बढ़ावा दिया, पुणे की स्थिति को बिगाड़ा, और हमने जो लगातार प्रयास किए पिछले 25 साल से। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं आंदोलन से ऊपर आया हूँ। मेरा कोई पुश्तो नहीं, कोई न संपत्ति है न कोई राजनीतिक विरासत है। मेरी माँ आज भी पढ़ाती थी स्कूल में, आज भी लोगों को पढ़ाती है, और मेरे पिताजी जर्नलिस्ट है, रिटायर्ड सबसे आज वरिष्ठतम एक पत्रकार है मराठी में। तो मुझे लगता है कि उस विरासत से हम आए, तो हम मिशन के लिए आए, कमीशन के लिए नहीं, फ़र्क है। बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। कश्मीर मसला है, आपकी पार्टी के नेता है राम जेठमलानी जी, वो कश्मीर के मामले पे अलग लाइन लिए हुए हैं। ये नीतिगत मामला था, एकदम अलग लाइन लिए हुए हैं। देखो, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी भी है, अनुशासन है और लोकतांत्रिक पार्टी भी है। तो लोकतंत्र में अब जेठमलानी जी अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं, पहले से सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान है, वो वकील भी है प्रसिद्ध, तो वो बोलते हैं, लेकिन वो भी हर बार कहते हैं कि ये मेरी निजी राय है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। और इसलिए जब वो अलग बोलते हैं तो उनकी वो राय करके बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गड़बड़ का मामला। कश्मीर के मुद्दे पे एकदम अलग लाइन लिए हुए नहीं, इसलिए मैंने कहा ना, वो जेठमलानी जी ये कहते हैं कि ये मेरी इंडिविजुअल लाइन है, पार्टी की लाइन नहीं है, तो वो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भ्रष्टाचार का मामला है, काले धन का मामला है, इससे केंद्र सरकार घिरी हुई है। मामला जब केंद्र सरकार के ऊपर आता है तो संघ को अजमेर ब्लास्ट कांड में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है, बताती है कि संघ का हाथ रहा, उसकी लोगों का हाथ है। ऐसा तो नहीं कि संघ के बहाने बीजेपी की चरित्र को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये संघ को बदनाम करना यानी सूरज पर थूकने जैसा है। राष्ट्रभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला, दुनिया की सबसे बड़ी NGO, और जो चरित्र निर्माण का देश में काम करे और समाज के सेवा में रत हो, और लगभग अब 100 साल होने आए, 90 साल लगभग हो चुके, 85 साल हुए, तो इतना जो तपस्या की है, तो उस तपस्या में बाधा डालने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए ये एक बहुत दुष्ट प्रचार का अभियान है, और इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए। हाँ, कोई ये कहे कि इस टेरर में कोई फला व्यक्ति है और उस व्यक्ति को ज़रूर पनिशमेंट करो, लेकिन आप ही कहोगे कि समझौता एक्सप्रेस में नागौरी और बाकी लोगों ने बयान दिए हैं और वो दोषी है, आपने पहले दुनिया को और सारे दुनिया को बता दिया, और अब आज कहोगे कि नागौरी नहीं है, ये भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो फिर तो पाकिस्तान की मदद हो रही ना। आपसी राजनीति के लिए अपने जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ की, पाकिस्तान के खिलाफ की, वो आप कमज़ोर कर रहे। ये भी आज कांग्रेस भूल रही है, इतनी वो सख्ते में आ गई है, उनको लगता है हम सत्ता से बाहर जाएंगे तो संघ को बदनाम करो, तो विपक्षियों में मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। बिल्कुल। वोट फॉर नोट के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। वोट फॉर नोट मामला बिल्कुल साफ है। सच्चाई है कि मनमोहन सिंह सरकार का समर्थन वापस कम्युनिस्टों ने लेने के बाद वो सरकार अल्पमत में थी और उन्होंने जुगाड़ करके बहुमत जुटाया। अब जुगाड़ ऐसा ही तो नहीं होता, ये कोई आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन नहीं था, ये कोर्शन भी था, एल्यूरमेंट भी था, तो प्रलोभन भी था, और प्रलोभन से लगभग 14-15 अतिरिक्त मत उनको वोट मिले। हमारे 3 सांसद थे जिनको ये ऑफर आई तो उन्होंने पार्टी को बताया
और पार्टी को बताया तो और ये भी उन्होंने मंशा जाहिर की कि इसका सबूत हम इकट्ठा करना चाहिए, तो हम करते हैं और एक चैनल हमारा साथ देकर ये करने को तैयार है, तो सच्चाई बाहर आने दो। तो वो बाहर लाने के लिए जो कोशिश उन्होंने की, अब आज उनको ही, यानी जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, उनको भी वैसी ही ट्रीटमेंट दी जा रही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने पैसे दिए। आखिर कौन था संजीव सक्सेना? उसके पास 1 करोड़ रुपए कहाँ से आए? उसके नंबर चैनल ने रिकॉर्ड किए थे, और वो अगर नंबर है सारे तो वही तो नोट है, तो वो कहाँ से पैसे आए तो पता चलता है। लेकिन ये इस तरह से ये पूरा खेल रचा गया और ये एक्सपोज हो रहे थे, तो ये ठंडे बक्से में डाला। अब कोर्ट ने कहा है तो थोड़ी जांच हो रही है, लेकिन जांच में भी उनका पक्षपाती रवैया है। दूसरे ही दिन उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्लीन चिट है। तो ये सारी राजनीति है। उसके पीछे कारण ये भी है कि जिस चैनल को स्टिंग ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी के द्वारा दी गई। नहीं, पार्टी थोड़ी ना देती है, वो आप लोगों की आला कमान को जानकारी नहीं, चैनल वाले ढूंढते रहते हैं। आप भी चैनल वाले आप लोगों के पास जाते हैं, ये करते हैं, तो वैसे वो भी ढूंढ रहे थे कि कोई एक्सपोजर ये मिला। कहा जाता है उसमें गलती बस बीजेपी से इतनी हो गई कि वो कांग्रेसी रुझान वाले चैनल को नहीं, अब उसकी चर्चा, ये कोई बीजेपी का पार्टी रेजोल्यूशन थोड़ा ही होता है। ये तो उस समय उस चैनल ने रुचि दिखाई और वो सांसद और उन्होंने सांसदों ने सच्चाई बाहर लाने में मदद की। तब भी आप लगता है कि पूरी तरीके से सच्चाई दिखाया उन्होंने? नहीं दिखाया, वो तो वही तो है कि पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा कल्पना नहीं है। अब मुझे लगता है सच्चाई आएगी, अगर सही जांच होगी तो सच्चाई आएगी सामने। 2G स्पेक्ट्रम मामले पे घमासान मचा हुआ है। आपकी पार्टी गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है, जबकि आपकी पार्टी नेता अरुण शौरी जी, उनका भी नाम ए राजा ने लिया। आज अरुण शौरी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि इसमें जो फाइलिंग हुई है, जिसमें नोटिंग हुई है प्रधानमंत्री की और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी नायर की, उससे साफ हो जाता है कि केवल ए राजा दोषी हैं। आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, साफ बात है। ए राजा क्या कहता है उसमें हम नहीं जाते। जो सच्चाई सामने आई है आज तक कागजों में है, वही मुद्दा है कि राजा ने तो ये राज्यसभा में कहा कि भाई मैंने हर स्टेज पे प्रधानमंत्री की इजाज़त ली है और प्रधानमंत्री की सहमति के आधार पे और वित्त मंत्री के सहमति के बाद ही मैंने फैसले किए हैं। तभी मैंने उठकर कहा था कि सर देखो, ये आपको को एक्यूज्ड बना रहे। फिर भी उस समय प्रधानमंत्री ने अपना सुपरिचित मौन धारण करके रखा, नहीं छोड़ा। और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण चिदम्बरम ने विषय में कुछ उस समय नहीं बोला। अब बात आ गई सामने, तो साफ है कि ये कोई अकेले राजा का कांड हम मानते नहीं। राजा तो दोषी है ही, लेकिन राजा के साथ साथ प्रधानमंत्री का लिखित बयान है कि दोनों मंत्रियों को मैंने कहा था कि आप उनकी सहमति होनी चाहिए, और वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री खुद शुरू से ये कह रहे थे कि ये नीलामी होनी चाहिए, या ऐसे 2001 की कीमतों में नहीं बेचना चाहिए 2008 में। तो ये कहने के बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन होता है और जो राजा कहता है उसको मान्य करता है, और जुलाई 2008 में दोनों का समझौता हो गया। तो यही समझौते के पीछे क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये फ्रेंचाइजी करप्शन नहीं है, ये कोएलिशन करप्शन है। और इसलिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री उसमें दोषी है, और उनकी संलिप्तता निश्चित रूप से आज न कल बाहर आएगी। शौरी जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा नोटिंग जो हुई थी उसमें प्रधानमंत्री बार बार कह रहे थे कि आप इनफॉर्मल मीटिंग के जरिए एक कॉन्सेंसस बनाइए, और वही तो उन्होंने लिखा है कि 2008 जुलाई में कंसेंसस बना इनके चिदम्बरम और राजा के बीच में। तो हम तो वही पूछ रहे हैं कि भाई पर्दे के पीछे क्या है, वही तो हम पूछ रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या है, आम आदमी भी यही पूछ रहा है। लेकिन जब ये आम आदमी ये चीज़ पूछना चाहता है तो उसको अन्ना हजारे और रामदेव दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा नहीं लगता, सभी दिखाई देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद है, पूरे समूचे गैर कांग्रेसी पार्टियों को इकट्ठा करके
संसद में शीतकालीन सत्र में हमने लड़ाई लड़ी 2G की, और जेपीसी की मांग के ऊपर वो सारा सत्र ही बहाल हो गया। अब उसके बाद सरकार को जेपीसी बांधनी पड़ी, पहले तो नहीं मानी थी, तो ये लड़ाई तो हमने लड़ी। फिर जो काला धन का मुद्दा विदेशों में रखा है, वो तो 2009 के चुनाव में हमने जब शुरू किया तो कांग्रेस ने पहले मजाक उड़ाया और उस पर अनेक सवाल खड़े किए, लेकिन बाद में लोगों का समर्थन देखकर उनको ही कहना पड़ा कि सत्ता में आने के बाद 100 दिन में हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये विषय बीजेपी ने उठाए, देश भर में आंदोलन भी किए। हाँ, ठीक है कि गैर राजनीतिक ताकतें जब आंदोलन करती है तो उसकी चर्चा बहुत हुई, क्योंकि बहुत दिनों में लोगों ने गैर राजनीतिक आंदोलन नहीं देखा था, तो वो भी अच्छा है। हमने भी हमारा समर्थन दिया था उनको, नैतिक दोनों आंदोलनों को, क्योंकि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के विरोध में हर कोने से आवाज़ उठे। हर कोने से आवाज़ उठे। अन्ना हजारे का आपने समर्थन किया। लोकपाल बिल पे जो केंद्र सरकार और अन्ना हजारे की टीम के बीच समझौता नहीं हो रहा है, दो अहम मुद्दे हैं। एक, लोकपाल के दायरे में पीएम को लाना, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजों और हाई कोर्ट के जजों को लाना। हमने पीएम को लाने की बात तो हमने ही कहा है, क्योंकि हमने जो बिल पेश किया था उसमें तो था ही ये 2003 का बिल में, तो 2001 के बिल में, तो इसलिए वो तो हमारी भूमिका पहले से है। न्यायपालिका के बारे में आप एक ही लोकपाल में, यह चर्चा का विषय है कि एक ही लोकपाल, ऐसा कोई एक व्यक्ति होगा, आखिर व्यक्ति होता है मुख्य लोकपाल, और मुख्य लोकपाल एक अधीन सभापति के का ये उसके ऊपर भी वो रहेगा, वो सारे जजों के ऊपर भी रहेगा, और वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी रहेगा। तो ये जरा इस पे चर्चा की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी मुद्दे को बना के केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही लोग। नहीं, ये नहीं, प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तो नियत थी नहीं। कांग्रेस ने तो मूर्ख बनाने की कोशिश की कि भाई इनको चलो चर्चा में ले जाएंगे और इनका कुछ नहीं मानेंगे। अब बाद में दे एग्री टू प्रेजेंट 2 सेपरेट ड्राफ्ट। माने क्या हुआ, ये जॉइंट ड्राफ्टिंग था कमेटी, और जॉइंट ड्राफ्ट तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई अच्छी मंशा थी, और इसलिए सरकार ने जो किया वो एक धोखा था। अब संसद का सत्र आ रहा है, हम संसद में इस पर बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाएंगे। सत्ता के गलियारे में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग।